हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पे, जहाँ पे हम लोग करते हैं ढेर सारी लर्निंग और ढेर सारी स्टडी। तो आइए आज बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के एक फंडामेंटल चीज की, जिसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। अगर आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो आप वही बात बोलेंगे जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। पदार्थ कहेंगे, पदार्थ के बारे में कहेंगे, पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के संगठन के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले आइए समझ लेते हैं हम लोग पदार्थ के बारे में। पदार्थ, जिसको हम लोग कहते हैं मैटर। ये पदार्थ होता क्या है? तो पदार्थ के बारे में सबसे पहले अवधारणा जिसने प्रस्तुत की वो थे एक भारतीय वैज्ञानिक, जिनका नाम था महर्षि कणाद, जिनको हम महर्षि कश्यप भी कहते थे। अब महर्षि कणाद ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन कणों का नाम दिया इन्होंने परमाणु। कणाद ने क्या कहा? सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उन कणों का नाम दिया उन्होंने परमाणु। इनका समर्थन करने के लिए एक और वैज्ञानिक का तथ्य मिलता है, जो यूनानी वैज्ञानिक है, जिनका नाम है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने भी कणाद के जैसे ही एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ है वह किसी एक ऐसे कण से मिलकर बना हुआ है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं और जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। उस कण को नाम दिया उन्होंने एटम, जिसका मतलब होता है नॉट डिविजिबल, यानी अनडिविजिबल। उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ जो एक अविभाजित कण से मिलकर बने होते हैं, जिनको नाम दिया इन्होंने मैटर। इसके बाद आते हैं जॉन डाल्टन, जिनको आप लोग परमाणुवाद के लिए जानते हैं। जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है। इन्होंने 1808 ईस्वी में परमाणुवाद को प्रतिस्थापित किया, प्रतिपादित किया। किसको? परमाणुवाद। अब परमाणुवाद क्या है जी? तो ये एटॉमिक थ्योरी कहते हैं इसको, एटम की थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने 1808 ईस्वी में परमाणुवाद को प्रतिपादित किया। परमाणुवाद क्या है? तो परमाणुवाद कहता है कि सभी पदार्थ जो है असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं, जिनको हम कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अविभाजित नहीं कर सकते हैं। तो यह था परमाणुवाद की थ्योरी। अब इस एटॉमिक थ्योरी को जानने की जरूरत क्या पड़ गई जॉन डाल्टन को? तो जॉन डाल्टन जो है रासायनिक अभिक्रिया को समझना चाहते थे, रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या करना चाहते थे। वे चाहते थे कि इस अभिक्रिया में कितनी मात्रा में ऊर्जा लग रही है, इसको निकालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रासायनिक संयोजन का नियम बनाना था, और उन नियमों के लिए जो सबसे फंडामेंटल थ्योरी की जरूरत पड़ रही थी वो था एटॉमिक थ्योरी, यानी कि परमाणुवाद। यदि हम इन सभी बातों को मिला दें, डेमोक्रिटस के, कणाद के और डाल्टन के इन सभी बातों को मिला दें, तो हमें पदार्थ की परिभाषा मिल जाती है। अब पदार्थ की परिभाषा मिलती क्या है? तो कोई भी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ आयतन हो, तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, एवं जिसकी उपस्थिति का
हमें अनुभव, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे पुस्तक, हवा, इत्र, टेबल, कुर्सी, इत्यादि। कोई भी पदार्थ जिसमें क्या हो, कुछ भार हो, द्रव्यमान हो, जिसको उठाने पर हमें भारी लगे, जिसको कहीं रख दे तो कुछ स्थान घेर ले, अर्थात जिसमें आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, यानी कि जिसमें रख देने पर कोई पदार्थ कोई भी चीज जो है अवरोध उत्पन्न करे एवं जिसकी उपस्थिति का हमें अनुभव हो, वैसे सभी चीजों को, सभी वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। जैसे पुस्तक भी हो जाएगा, जिस फोन से आप देख रहे हैं वो भी एक पदार्थ है, जो आपका शरीर है वो भी पदार्थ से ही मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मांड की जितनी सारी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। आप एक शरबत का उदाहरण ले सकते हैं। शरबत क्या है, तो शरबत एक पदार्थ है जो चीनी और पानी से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी है, चीनी से और पानी से। चीनी और पानी से मिलकर बनी हुई है। चीनी और पानी भी पदार्थ ही है। आपका शरीर है वो भी पदार्थ है, आपका शरीर का प्रत्येक अंग पदार्थ है, सभी कुछ पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं जिनका हम अनुभव कर सकते हैं वो सभी पदार्थ हैं। अब बात करते हैं पदार्थ कैसे रूप में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहली अवस्था का नाम है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था, और तीसरी है गैसीय अवस्था। अगर हम कोई एक ऐसा वस्तु ले रहे हैं, एक ऐसा वस्तु ले रहे हैं जिसमें पदार्थ के कण जो है काफी निकट है, काफी निकट, बहुत ज्यादा निकट है, तो हम उसको कहते हैं ठोस अवस्था। बहुत ज्यादा पदार्थ के कण जिसमें निकट हो उसको क्या कहेंगे, ठोस अवस्था कहते हैं। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें उसके सूक्ष्म कण है, जिसके अवयवी कण काफी निकट हो, उसको हम कहते हैं ठोस अवस्था। वहीं एक ऐसा पदार्थ ले लीजिए जिसमें अवयवी कण ठोसों की अपेक्षा दूरी दूरी पर स्थित हो, उसको हम कहते हैं द्रव अवस्था। और वैसे पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें अवयवी कण काफी दूरी पर स्थित हो, उसको हम कहते हैं गैसीय अवस्था। अब देखिए सबसे ज्यादा निकट कौन पाया जाता है, ठोस अवस्था। उससे ज्यादा दूरी पर कौन पाया जाता है, द्रव अवस्था। सबसे ज्यादा दूरी पर कौन पाया जाता है, गैसीय अवस्था। कहने का मतलब यह है कि ठोसों का अगर आयतन का बात करें तो ये जो है सटे सटे रहते हैं, तो इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोसों का आयतन क्या होता है, इनका आयतन जो है निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। इनका आकार क्या होता है, आकार भी निश्चित होता है। देखिए आयतन निश्चित है, आकार निश्चित है, घनत्व क्या होगा, घनत्व इनका ज्यादा होगा, घनत्व अधिक होगा। अब घनत्व भाई अधिक क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान और बटा आयतन, देखिए आयतन तो उतना ही है ना जी, पदार्थ तो उतना ही है, आयतन तो उतना ही है। अब आयतन उतना ही है लेकिन द्रव्यमान क्या है, इसमें पदार्थ के कण ज्यादा है ना, तो द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो इसलिए द्रव्यमान जब बढ़ेगा तो घनत्व का मान भी तो बढ़ेगा ना, तो इसलिए इनका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। चौथी बात यह है कि इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ठोस पदार्थों पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर अगर बात किया जाए तो ताप का प्रभाव का बात की जाए तो ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ताप का प्रभाव पड़ता है लेकिन इसके कण ताप के प्रभाव से बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए पदार्थों के अंदर गतिशीलता की, पदार्थ के कणों की गतिशीलता की बात करें तो बहुत ज्यादा कम होता है गतिशीलता। क्यों कम होता है? ठोस अवस्था में जो है पदार्थ के कण गतिशील होते ही नहीं है, और गतिशील होते भी है तो पदार्थ के कण जो है एक निश्चित परास के मध्य ही जो है अपनी गतिशीलता को बनाए रखते हैं, माने दोलन करते रहते हैं। ठोस के कण जो है कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, और जाते भी है तो अपने माध्य स्थिति में ही दोलन करते हैं। और बात करें उष्मीय ऊर्जा की, तो उष्मीय ऊर्जा इसमें क्या होगी? बहुत कम होगी, क्योंकि पदार्थों के कणों की गतिशीलता क्या होती है? कम पाई जाती है, तो उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर बात करें इसमें दूरी की, कणों के मध्य जो दूरी है, डिस्टेंस है उसका, तो इनके कणों के मध्य डिस्टेंस जो है बहुत ही कम होता है, यानी कि अंतरा आणविक दूरी जो है बहुत कम होती है। और अंतरा आणविक दूरी क्या होती है? कम होती है। अंतरा आणविक दूरी कम होती है। और अंतरा आणविक दूरी कम होगी। अब बताइए, अंतरा आणविक दूरी कम है तो अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपल सा बात है कि अगर कण पास पास होंगे तो ज्यादा अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर द्रव अवस्था की बात करें, अगर हम लोग द्रव अवस्था में क्या होगा? द्रव अवस्था का आयतन निश्चित नहीं होता है। अगर दाब बढ़ा दें तो आयतन क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। तो यहाँ पर आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। आप द्रव को जिस आकार वाले पदार्थ में, बर्तन में रखेंगे उस आकार का द्रव हो जाता है, तो आकार भी क्या हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। आकार भी अनिश्चित हो जाता है। अगर घनत्व की बात करें तो क्या होगा? इसमें द्रव्यमान थोड़ा कम होगा ना, क्योंकि इसमें इसके कणों की अपेक्षा इतना कम है, तो घनत्व जो है ठोस की अपेक्षा कम होता है। घनत्व क्या होता है? कम होता है। और अगर बात करें दाब के प्रभाव की, तो इस पर दाब का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। दाब का प्रभाव पड़ता है। दाब के प्रभाव से जो है कभी कभी क्या होता है कि ये द्रव के कण जो है वाष्प में भी बदल जाते हैं दाब के कारण भी। तो दाब का प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। बात करें ताप के प्रभाव की, ताप के प्रभाव की बात करें तो आपने देखा होगा कि पानी जो है सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो वह सूखने लगता है। आपने एक और प्रक्रिया पढ़ी होगी जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पेड़ के पत्तों से जो पत्तियां सूखकर वायुमंडल में चली जाती है। आपने एक और प्रक्रम पढ़ा होगा जिसको हम वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, कि समुद्रों से पानियां क्या हो जाती है? सूख कर वायुमंडल में चली जाती है। आपने नमक प्राप्त करने का प्रक्रम भी पढ़ा होगा जिसमें समुद्र का पानी सूखकर ऊपर चला जाता है और नमक हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सभी द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने के कारण ही तो होते हैं। तो ताप का प्रभाव इस पर पड़ता है। अगर द्रव, तो इसको हम लोग कहते हैं कि जिस ताप पर पिघलता है उसको क्वथनांक कहा जाता है। इसमें क्वथन की क्रिया होती है। और इसमें देखिए, अगर ताप को कम कर दिया जाए तो द्रव किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। ताप बढ़ा दिया जाए, ताप को कम कर दिया जाए तो द्रव ठोस में बदल जाता है। ताप को बढ़ा दिया जाए तो द्रव किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें पदार्थ के कणों की गतिशीलता जो है ठोसों की अपेक्षा अधिक होगी। गतिशीलता अधिक होगी।
अब बताइए कि पदार्थ के कण अधिक गतिशील होंगे तो आप अगर किसी ऐसे वस्तु में रख देते हैं तो क्या होगी, इसमें बहाव की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। बहाव की प्रवृत्ति क्या होगी, उपस्थित होगी। यानी द्रव को अगर कहीं खाली स्थान पर रख देते हैं तो वह प्रवाहित होने लगता है, बहने लगता है। इस कारण इनका ऊष्मीय ऊर्जा भी क्या होगा, इनके अपेक्षा ज्यादा होगा। ठोसों में ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगा, अधिक होगा। अगर बात करें अंतराण्विक दूरी की तो ठोसों की अपेक्षा ज्यादा होंगे ना जी, क्योंकि इनके कणों के बीच का डिस्टेंस जो है ठोसों की अपेक्षा ज्यादा है। अगर बात करें आकर्षण बल की, अंतराण्विक आकर्षण बल की, तो ठोसों की अपेक्षा थोड़ा कम अंतराण्विक आकर्षण बल होगा, क्योंकि इनके कण जो है थोड़ी दूरी पर है ठोसों की अपेक्षा। और बात करें अगर गैसीय अवस्था की, तो गैसीय अवस्था की बात करेंगे तो आयतन क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। आयतन अनिश्चित होंगे, आकार भी क्या होंगे, अनिश्चित होंगे, क्योंकि आप जिस आकार वाले बर्तन में इनको रखेंगे उस आकार के ये हो जाएंगे। और बात करें अगर घनत्व की, तो घनत्व इनमें सबसे कम पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके कणों के बीच की जो दूरी है सबसे अधिक होती है, घनत्व सबसे कम होगा। बात करें अगर दाब के प्रभाव की, तो जी हाँ, दाब का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है इस पर। दाब से जो है क्या होने लगता है, विसरित होने लगते हैं, गैस के कण जो है विसरित होने लगते हैं दाब के प्रभाव से। तो इसमें दाब का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। आपने जो सिलेंडर देखा है उसमें जो गैस रखे जाते हैं वो दाब के कारण ही तो रहते हैं, जिससे जिस सिलेंडर को थोड़ा सा खुल जाने पर जो है पूरी तरह से गैस स्रावित होने लगता है। किस कारण, दाब के कारण ही ना जी। तो एक निश्चित दाब पर जो है सिलेंडर के अंदर गैस भरा जाता है, तो दाब का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अगर बात करें ताप के प्रभाव की, तो जी बिल्कुल ताप का प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर हम गैसीय अवस्था में कोई वस्तु है तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि बर्तन से जो है वाष्प निकलने लगता है, लेकिन अगर उसी के ऊपर ढक्कन रख देते हैं तो वाष्प थोड़ा कम निकलता है और क्या हो जाता है, ढक्कन से जो है देखिएगा तो पानी की बूंद सटा रहता है। और पानी की बूंदें क्यों सटी रहती है, क्योंकि तो भाप बन गया ना जी, भाप बन के ऊपर उड़ जाना चाहिए, लेकिन उसको जगह नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ कि ऊपर जो है शीतलन की प्रक्रिया, माने ताप कम हुआ, ऊपर ताप कम हुआ, तो जैसे अब ताप कम हुआ तो गैस से फिर से द्रव अवस्था में बदल गई, फिर से वह पानी में बदल गया। तो क्या हुआ, ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर ताप बढ़ता है तो वो गैसीय अवस्था में रहेगा, अगर ताप कम होता है तो द्रव अवस्था में आ जाएगा। और अगर बात करें कणों की गतिशीलता की, तो इसमें कणों की गतिशीलता काफी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। कणों की गतिशीलता सबसे अधिक होती है, यानी गैस के कण जो है हमेशा विसरित होती है, यानी कि इसमें विसरण का गुण भी क्या होता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। विसरण का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसमें बहाव की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। और क्या है, तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा काफी अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ऊष्मीय ऊर्जा सबसे अधिक होती है। ये है पदार्थ की तीन अवस्थाओं, आपने इनको बढ़िया से जान लिया होगा। जिसके बीच में अंतराण्विक स्थान कम होगा, अंतराण्विक दूरी कम होगी, वह ठोस होगा। सबसे कम इसी में पाया जाता है, सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान गैस अवस्था में पाया जाता है, और बीच वाला सब में इंटरमीडिएट है आपका द्रव। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या पदार्थ एक ही अवस्था में पाया जाता है या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदलते क्यों है। तो इसका आंसर आपने आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ, पदार्थ की अवस्था तो बदलती है, क्योंकि कभी जल जो है हिम में बदल जाता है और कभी जल जो है वाष्प में बदल जाता है। इसका मतलब है कि पदार्थ अपनी अवस्था बदलते हैं, लेकिन पदार्थ अपनी अवस्था बदलते ही क्यों है, किस कारण बदलते हैं, उस कारण को समझ लेते हैं। तो पदार्थों में अवस्था बदलने की, अवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है उसका अंतराण्विक स्थान। सबसे बड़ा कारण है अंतराण्विक स्थान, और दूसरा कारण है बाहर से ऊष्मीय ऊर्जा। दोनों की बात कर लेंगे हम लोग, अंतराण्विक स्थान और दूसरा कारण है ऊष्मीय ऊर्जा।
थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या होता है कि ठोसों में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, द्रव में उससे ज्यादा होता है, गैसों में अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए जिसमें अगर अंतरा आणविक स्थान ज्यादा हो गया उसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। अंतरा आणविक आकर्षण बल कम हो जाएगा। अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंतरा आणविक स्थान बढ़ गया, अंतरा आणविक दूरी बढ़ी, यानी कणों के बीच की दूरी बढ़ी, तो उन कणों के बीच में जो लगने वाला बल है यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे कम होगा। कहने का मतलब है कि ठोसों में अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, द्रव में थोड़ा सा इससे बहुत कम होता है। ठीक है, द्रव में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, और गैसों में तो बहुत ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा। अगर बात करें इनके बीच में लगने वाले बल की यानी मॉलिक्यूलर फोर्स की, तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ठोस में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका अंतरा आणविक दूरी बहुत कम है, तो यह क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और यह क्या होगा, इसके द्रव की अपेक्षा जो है ठोसों की अपेक्षा कम होगा, माने ज्यादा होगा। ठीक है, और गैस में बहुत कम होगा, ये क्या होगा, कम होगा, और ये बहुत कम होगा। तो ये प्रभाव डालते हैं। अंतराणविक दूरी जो है अगर बढ़ जाती है तो वह गैस अवस्था में होगी, और यदि कम है तो वह ठोस अवस्था में होगी, और बीच वाला है तो यह द्रव अवस्था में होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग उष्मीय ऊर्जा की, कि उष्मीय ऊर्जा से कैसे प्रभाव पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं। तो उष्मीय ऊर्जा से सुनकर आप एक ऐसे पदार्थ का उदाहरण लीजिए, जैसे हम लोग जल का उदाहरण ले लेते हैं। जल आपको पता है कि हिम यानी कि बर्फ पिघलता है तो जल बनता है, बर्फ पिघला तो जल बना। यानी बर्फ पिघलेगा कब, जब हम ताप को बढ़ाएंगे। बर्फ पिघलेगा कब, जब हम ताप को बढ़ाएंगे। ताप हमने बढ़ाया, बर्फ पिघलकर जल बन गया, और भी ताप को हम बढ़ा देते हैं तो जल जो है वाष्प बन जाता है, जल वाष्प बन जाता है। ठीक है, हिम को जो है हमने ताप बढ़ा दिया, उसको गर्म किया तो जल बन गया, जल को और ज्यादा ताप पर गर्म कर दिया तो जलवाष्प बन गया। अब हम क्या करते हैं, इस जलवाष्प को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हैं, माने ताप घटाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ताप घटाएंगे तो जलवाष्प फिर से बदल जाएगा जल में। ताप घटाया, जलवाष्प बदल गया जल में। जल से भी ताप घटा देंगे तो यह बदल जाएगा बर्फ में। ताप को घटा रहे हैं तो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ताप को बढ़ा रहे हैं तब भी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो यह ठोस अवस्था थी ना, यह कौन सी अवस्था थी, ठोस थी। ठोस में ताप बढ़ा, द्रव में बदला, द्रव में ताप बढ़ा, गैस में बदला, फिर गैस का ताप कम हुआ, द्रव में बदला, द्रव का ताप कम हुआ, ठोस में बदला। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे उष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, वैसे ही वैसे अंतरा आणविक स्थान भी बढ़ता जाएगा। यानी अंतरा आणविक स्थान बदलेगा, यानी कि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में बदलेगा। और जैसे जैसे उष्मीय ऊर्जा कम होगी, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है इसका, एक्सेप्शन है इसका ऊर्ध्वापातन पदार्थ, ऊर्ध्वापातित पदार्थ। अब ये क्या होता है जी, अब ये क्या होता है, तो ऊर्ध्वापातित पदार्थ उसको कहते हैं कि जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाए, जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाए। जैसे आपने कर्पूर देखा होगा, आपने आयोडीन भी देखा होगा, आपने नौसादर यानी कि नैप्थलीन भी देखा होगा। ये सब क्या होते हैं, डायरेक्ट ठोस से द्रव में बदल जाते हैं। माने वैसे पदार्थ जो बिना द्रव में परिवर्तित हुए, ऐसे ठोस पदार्थ जो बिना द्रव में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाए, उसको कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वापातित पदार्थ। तो ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, इसमें आ जाएंगे जैसे कर्पूर आ जाएगा,
आयोडीन आ जाएगा I2, और क्या आ जाएगा, और नैप्थलीन आ जाएगा। ये सब पदार्थ जो है डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाते हैं, यानी ऊर्ध्वापातित पदार्थ को कहते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए लोहा की बात करते हैं, तो अगर ठोस लोहा है, ठोस लोहा को अगर हम गला देते हैं, तो अगर 1530 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दें, क्या कर दें कि ठोस लोहा है उसमें हम 1530 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दें, तो यह द्रव लोहा में बदल जाएगा। किसमें, द्रव लोहा। लोहा को हम किससे सूचित करते हैं, Fe से ना जी, हाँ। तो इसका अगर हम 1530 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करें तो द्रव लोहा में बदल जाएगा, और उसी ताप को और बढ़ा दें, ये 2450 डिग्री सेल्सियस कर दें इसको, तो यह जो है गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, यानी कि गैस लोहा। हम 2450 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दें तो यह गैसीय लोहा में बदल जाएगा। अब क्या करें कि इसको फिर से उतना ताप कम कर दें, तो यह फिर से लोहा में बदल जाएगा, द्रव लोहा में बदल जाएगा, और फिर से इसका और ताप कम कर दे इतना, तो यह 1500 डिग्री सेल्सियस कम कर दे, तो यह ठोस लोहा में बदल जाएगा। कहने का मतलब है उसमें ऊर्जा बढ़ेगी, अवस्था परिवर्तन होगा, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, फिर गैस से द्रव में। अगर ताप कम हो रहा है तो गैस से द्रव में, और द्रव से ठोस में बदलेंगे। ऐसे परिवर्तन होता है पदार्थों का। आशा करते हैं आप लोग पदार्थों के इस परिवर्तन को समझ चुके होंगे, पदार्थों की अवस्थाओं को समझ चुके होंगे, पदार्थों में किस प्रकार परिवर्तन होता है उसको भी समझ चुके होंगे। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहें, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी आपके जैसा तेज बन सके।